देखो बेटा, आज हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन को स्टडी करना चाहते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण। अभी हम लोग अन्योन्य प्रेरण पढ़ेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन को हिंदी में अन्योन्य प्रेरण कहा जाता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होती है? ये अन्योन्य प्रेरण का फिनोमिना आप यहां देख सकते हैं। यहां पर हमने दो कॉइल्स बनाई हुई हैं। ये वाली हमने बनाई है कॉइल नंबर 1 और ये हमने यहां पर बनाई है कॉइल नंबर 2। ठीक है। कॉइल नंबर 1 के साथ हमने एक बैटरी लगाई हुई है और उसके साथ एक स्विच भी लगाया है। ये करंट का सोर्स है, ये इस कॉइल में करंट फ्लो करवाएगा और स्विच की मदद से हम करंट को ऑन ऑफ करेंगे। ये जो कॉइल नंबर 2 है हमारी, इसमें हमने कोई करंट का सोर्स नहीं दिया, कोई बैटरी सेल नहीं लगाई। इसमें सिर्फ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है कि अगर इस कॉइल में करंट फ्लो होगी तो ये गैल्वेनोमीटर हमको बताएगा, इंडिकेशन देगा कि करंट इसमें आ रही है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं, आप देखो ध्यान से, हमने इसका स्विच क्या कर दिया? ऑन। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट का क्या होगा बताएं? पहले कितनी करंट है? 0। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, सबसे पहले इसमें भी करंट कितनी है? 0 और इसमें भी कितनी करंट है? 0। इसमें तो बैटरी लगी ही नहीं है तो करंट 0 होगी ही। इसके बाद हमने क्या किया? इसके बाद हमने इसका स्विच कर दिया ऑन। जैसे ही बेटा हमने इसका स्विच ऑन किया, स्विच ऑन कर दिया, इसकी करंट का क्या होगा? इसकी करंट बढ़ना स्टार्ट होगी। प्रेरण कुंडली होने की वजह से करंट थोड़ा धीरे से बढ़ेगी। याद आया आपको? तो वो करंट 0 से क्या होगी? आई। तो जैसे ही हमने इसका पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हुआ, तो जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं और करंट 0 से आई हो रही होती है, करंट इंक्रीज कर रही होती है, बढ़ रही होती है, उस समय हम क्या देखते हैं कि इस कुंडली में भी गैल्वेनोमीटर हमको एक करंट दिखाता है। देखिए थोड़ा सा स्ट्रेंज है, बैटरी इसके पास, स्विच इसके पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, इसकी करंट बढ़ रही है, 0 से मैक्सिमम हो रही है, बढ़ रही है। उस समय इसमें हमको एक करंट दिखती है। तो I इज इक्वल टू, देयर इज सम करंट, कुछ करंट हमको उसमें दिखना शुरू हो जाती है कॉइल में, जबकि उसके पास कोई बैटरी नहीं लगी हुई है। इसके बाद आगे हम करते ये हैं, अब 0 से मैक्सिमम हो गई करंट, अब हम करंट को बढ़ा नहीं रहे हैं, आई की आई ही बनी हुई है। तो जितनी देर तक आई की आई ही बनी हुई है, सेम करंट बढ़ नहीं रही है इस समय। अगर बढ़ नहीं रही है तो हम क्या देखते हैं कि कॉइल में करंट 0 मिलती है हमको उस सेकेंड कॉइल में। फिर हमने क्या किया? अब हमने स्विच ऑफ कर दिया इसका। तो बेटा जब आप स्विच ऑफ करोगे तो करंट का क्या होगा? करंट मैक्सिमम से क्या हो जाएगी, लेकिन क्या एकदम से हो जाएगी? प्रेरण कुंडली की वजह से वो 0 भी धीरे से होगी। तो क्या हो रही है इस समय? डिक्रीज हो रही है, करंट इज डिक्रीजिंग। तो जब करंट घट रही है उस समय हम क्या देखते हैं? इसमें फिर हमको एक करंट दिखती है और वो करंट आई, कुछ दिखती है पर हमको करंट उसमें दिखती है उस कॉइल में। डायरेक्शन अपोजिट होती है मगर कुछ करंट हमको मिलती है। फिर हमने क्या कर दिया? अब जब स्विच ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो जाने से करंट कितनी हो गई? 0। और वो 0 की फिर क्या है? क्योंकि हमने स्विच ऑफ कर दिया, बस 0 की 0 ही बनी हुई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, सेम करंट। तो यहां पर हम क्या देखते हैं
कि इस कॉइल नंबर 2 में भी करंट कितनी है, 0। ऐसा कैसे हुआ? इन सब को एनालाइज करिए और देखिए करंट आपको केवल 2 ही कंडीशन में दिखती है। कब कब दिखती है? या तो पहली कॉइल में करंट बढ़ रही है तब, और या तो पहली कॉइल में करंट कम हो रही है तब। 2 ही हालात में हमको करंट कॉइल में दिखती है, या तो पहली कॉइल की करंट बढ़ रही है उस समय, या पहली कॉइल की करंट कम हो रही है उस समय। जितनी देर तक करंट सेम है उतनी देर तक हमको कोई करंट कॉइल 2 में नहीं दिखती। अब आपको समझ में भी आ गया होगा, बढ़ रही है इसका मतलब बदल रही है, कम हो रही है उस समय भी इसका मतलब क्या है, चेंज हो रही है। तो जब इसमें हम करंट को चेंज कर रहे हैं केवल उतनी देर तक उसके साइड में रखी हुई दूसरी कॉइल में करंट हमको मिलती है। और ये कौन सी करंट होगी? क्या ये मेन करंट होगी या ये प्रेरित धारा होगी? प्रेरित धारा। क्यों? इसमें कोई बैटरी कुछ सोर्स नहीं लगा है, फिर भी अगर करंट मिल रही है, दूर से करंट उत्पन्न हो रही है, और दूर से करंट का उत्पन्न होना ये एक प्रेरण का होना है, तो ये प्रेरित धारा उसमें उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब जितनी देर तक हम इस वाली कॉइल में बहने वाली धारा में परिवर्तन करते हैं तो उधर हमको दूसरी वाली कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ये वाला जो फिनोमिना है, ये वाली जो घटना है, इसको हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्यों? क्योंकि हमने 2 कॉइल्स रखी हुई हैं ऐसे अगल बगल, और उनमें से एक कॉइल में करंट बड़ी जोर से बदलते हैं, तो दूसरी कॉइल में हमको दूसरी कॉइल में जाकर किसी अन्य कॉइल में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक कुंडली में धारा परिवर्तन हो रहा है और अन्य कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है। ये वाली जो घटना होती है इसी को हम बोलेंगे अन्योन्य प्रेरण। नहीं समझ में आया? सेल्फ इंडक्शन में क्या होता था? जिसमें बहने वाली करंट के मान में हम तेजी से परिवर्तन करते थे, उसी में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। तो स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना स्वप्रेरण। लेकिन एक कुंडली में विद्युत वाहक बल में परिवर्तन करें और अन्य कुंडली में जाकर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाए, ये वाली घटना कौन सी? अन्योन्य प्रेरण। नहीं समझ आया? उसी की हमने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अन्योन्य प्रेरण, जब 2 प्रेरण कुंडलियों को एक दूसरे के अत्यंत समीप रखकर उसमें किसी एक कुंडली में, दोनों में नहीं, किसी एक कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो उसके चारों ओर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बात सही होगी कि जब करंट बदल रही होगी उस समय फ्लक्स ऐसे लिंक होगा, ऐसे, इस तरह से फ्लक्स। तो जब आप इसमें कॉइल में करंट स्विच ऑन करेंगे तो इसमें फ्लक्स बढ़ रहा होगा, पहले धीरे से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन। और फ्लक्स परिवर्तन जब होता है तो फैराडे के हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो इसका फ्लक्स क्या होगा? कम हो रहा होगा। जब फ्लक्स कम होगा उस समय भी इससे फ्लक्स बदलेगा। अगर फ्लक्स बदलेगा, फिर से फैराडे के एक्सपेरिमेंट से हमें याद आया, फ्लक्स परिवर्तित होने से क्या होगा? विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, होता है। तो उनमें से किसी एक कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा के मान में तेजी से परिवर्तन किया जाता है तो उसके चारों ओर एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब करंट में चेंज होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो तो बदलने वाला होगा, क्योंकि करंट से बी बनता है। अब अगर करंट ही बदल रही तो बी भी बदलेगा, जिससे उसके समीप रखी दूसरी वाली प्रेरण कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी उतनी ही तेजी से परिवर्तन होने लगता है। ठीक है? परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ। इसका रिजल्ट क्या मिला कि इस दूसरी वाली कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह वाली घटना को ही हम क्या नाम देते हैं? अन्योन्य प्रेरण। तो फिर से आप मुझे बताएं, एक कुंडली में करंट में चेंज किया और उसी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, कौन सी घटना? स्वप्रेरण। फिर एक कुंडली में आपने विद्युत धारा में परिवर्तन किया और उसके बगल में रखी कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो गया, अन्योन्य प्रेरण। क्यों हुआ? रिजल्ट
उसका रीजन समझ में आया? क्योंकि फ्लक्स बदला होगा, और फ्लक्स बदला होगा इसलिए उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। ठीक है, हम इसमें और भी कुछ चीजें ले लेते हैं, आप नोट कर लें पहले, फिर हम बताते हैं आपको। बेटा अन्योन्य प्रेरण में अब कुछ कैलकुलेशंस आपको सीखनी है, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमने मान लिया कि ये जो हमारी एक बात और मैं बताऊं, जिस कॉइल में आप धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ये कॉइल नंबर 1 और वो वाली कॉइल नंबर 2 है जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो जिसमें हम करंट की वैल्यू में चेंज करेंगे, इसका नाम हमने रखा प्राइमरी कॉइल। इसको हम हमेशा क्या बोला करेंगे? प्राइमरी कॉइल। और जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका नाम हम रखेंगे सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, इसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा? प्राथमिक कुंडली, और इसका नाम हमने रख दिया द्वितीयक कुंडली। तो अब आपको याद रहेगा प्राथमिक कुंडली किसको बोला जाएगा? जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन होगा, और जिस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, जिसको हम गौर करेंगे, वो वाली कॉइल कौन सी होगी? द्वितीयक कुंडली। इतना भी याद रहेगा अब आपको। हमने मान लिया प्राथमिक कुंडली में फेरों की कुल संख्या है N1। थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1, या इसमें बहने वाली जो करंट है वो I1। ठीक है, इसमें फेरों की संख्या मान ली हमने N2, और इसमें फ्लक्स परिवर्तन हमने मान लिया phi2। एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स phi2 हमने मान लिया वहां पर। कुछ बातें समझ आई आपको? इस वाली कॉइल की लेंथ हमने मान ली L1, और इस वाली कॉइल की लेंथ हमने मान ली L2। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1, और इसकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N2। समझ आ जाएगा? जहां जहां 1 लिखा है सब प्राइमरी कॉइल के लिए है, और जहां जहां 2 लिखा है वो सब द्वितीय कुंडली के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए है। अब आप मुझे बताएं, जब हम इसमें बहने वाली करंट यानी कि I1 की वैल्यू बदलेंगे तो इससे गुजरने वाला क्या बदलेगा? फ्लक्स। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की कुल संख्या N2 है और इसके एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स phi2 है, तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या क्या होगी? N2 इंटू phi2। और ये किस पर डिपेंड करेगी? इसकी वैल्यू कम होगी या इसकी वैल्यू ज्यादा होगी? ये निर्भर करेगी कि प्राथमिक कुंडली में कितनी करंट बह रही है, क्योंकि करंट हमने प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित की है। अगर आप I1 ज्यादा करोगे तो फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या उससे लिंक जो होंगी वो ज्यादा होंगी। अगर इसमें कम करंट फ्लो करेंगे तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कम होगी। नहीं समझ में आया? तो यहां पर हम चाहें तो कुछ बातें नोट कर सकते हैं। ये सभी ने नोट कर लिया है, तो अब हम इसको हटा देते हैं। देखिए, उसके लिए हमने माना द्वितीय कुंडली में कुल फेरे N2, ठीक है, तथा द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध
प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, तब द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या N2 इंटू φ2 होगी। ये सब लोग जानते हैं कि अगर दूसरी कुंडली में फेरे हैं टोटल N2 और हर एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 है, तब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या N2 φ2 होगी। और इसका मान किस पर डिपेंड करेगा? आंसर है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा पर। इसका मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? हम लिख सकते हैं N2 φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। ठीक है, क्योंकि I1 की वैल्यू प्राथमिक कुंडली में जितनी ज्यादा करंट फ्लो करेंगे, द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या उतनी ही ज्यादा आएगी। अब यहां पर ये साइन हटाना है तो हमको एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इसलिए N2 φ2 इज इक्वल टू M इंटू I1। यहां पर M क्या चीज है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहा जाता है। जहां M एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिससे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसमें ये जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक आप देख रहे हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये जो आप देख रहे हैं अन्योन्य प्रेरकत्व, इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। और क्योंकि ये जो m है ये हमारे लिए अब एक नई क्वांटिटी है, तो अब हम इसको स्टडी करना चाहते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? m इज इक्वल टू N2 φ2 अपॉन I1। ये अन्योन्य दो कुंडलियों के बीच, एक चीज और याद रखें, ये जो m होता है ये दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहा जाता है इसको। m की वैल्यू N2 φ2 अपॉन I1। हम अगर चाहें तो यहां से बेटा m की एक डेफिनेशन बना सकते हैं। आपको याद होगा जैसे हमने L की डेफिनेशन बनाई थी, वैसे हम यहां से m की भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे?
आप देखो, हम यहां पर M की परिभाषा बनाना चाहते हैं, डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। I1 जो कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, मान लिया कि ये 1 एम्पियर है, माना I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तब M की वैल्यू बता सकते हैं कितने के बराबर आएगी। अगर ये 1 होगी, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, N2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आप डेफिनेशन बता सकते हैं क्या होगी यहां से इसकी? देखो क्या परिभाषा बताएंगे हम कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। ये N2 द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिताएं हैं, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एकांक हो या 1 एम्पियर हो। ठीक है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित वैद्युत धारा एकांक हो। एकांक हो मतलब 1 एम्पियर हो। ठीक है, ये हमने M की डेफिनेशन बना ली एक। इसका यूनिट यहां से क्या मिलेगा आपको बताएं। M का यूनिट N2 फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, इसका यूनिट क्या होगा? आपको बताया गया है सेल्फ इंडक्शन में कि फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या का मात्रक होता है वेबर टर्न, तो इसका यूनिट होगा वेबर टर्न, और इसके बाद अपॉन करंट है, करंट का यूनिट होगा एम्पियर। तो M का एक यूनिट जो बनेगा वो बनेगा वेबर टर्न पर एम्पियर। अब एक चीज और, क्योंकि यहां पर जब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो ये जो सेकंड नंबर की कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, इसमें विद्युतवाहक बल भी तो प्रेरित हुआ है। अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि कितना विद्युतवाहक बल सेकेंडरी कॉइल में प्रेरित हुआ है आखिरकार। ठीक है, अब द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल, इसको बेटा हम E2 से डिनोट करेंगे। E2 क्यों? क्योंकि ये विद्युतवाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है बता सकते हैं E2 का? फैराडे के दूसरे नियम में यह फॉर्मूला बताया गया था आपको, -N × d∅/dt। क्या बता सकते हैं N क्या होता है? फेरों की संख्या, फाई एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब बताएं N की जगह हम N1 लें कि N2 लें? आप सेकेंडरी कॉइल में ही तो उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल निकालना चाहते हैं, तो सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या लो ना। नहीं समझ में आई बात आपको? और ये फाई किसका लेना है बताओ? फाई भी दूसरी कुंडली का ही लेना है। तो अब आप बता सकते हैं यहां पर N2 क्या चीज है? द्वितीयक कुंडली में फेरों की कुल संख्या। Φ2 क्या चीज है? द्वितीयक कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, याद रहेगा। और E2 क्या चीज है? द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युतवाहक बल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माइनस, बेटा आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, N2 Φ2/dt। सेल्फ इंडक्शन में हमने किया था, क्योंकि N2 एक कांस्टेंट टर्म है तो हम इसको अंदर ले जा सकते हैं। अब आप और देखिए, D N2 Φ2 की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, इसके पहले जो फॉर्मूला लिखा हुआ था
उसमें इंटू φ2 की वैल्यू क्या आई थी बताओ, m इंटू I1। वेरी गुड, तो N2 की जगह हमने लिख दिया m इंटू I1 अपॉन dt। यहां पर m क्या है, कांस्टेंट, अन्योन्य प्रेरकत्व है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ये किन्हीं दो कॉइल्स के किसी एक पेयर के लिए, एक जोड़े के लिए ये हमेशा नियत रहेंगे। कॉइल का एक जोड़ा ये है, इसके लिए m की कुछ वैल्यू है। अगर एक कॉइल हटा के एक दूसरी ले आएंगे तो ये बदल जाएगा, लेकिन जब तक कॉइल्स का जोड़ा सेम रहेगा m नहीं बदलेगा। तो m कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए आप, माइनस m di1 अपॉन dt। ये वैल्यू किसकी है, E2। हमको तो m चाहिए, इतना विद्युत वाहक बल उसमें प्रेरित होगा। अब अगर यहां से भी आप चाहें तो m फाइंड आउट कर सकते हैं। m आप निकाल सकते हैं कैसे, ये इधर भेजना पड़ेगा, माइनस E2 अपॉन di1 अपॉन dt। ये अपॉन में आ जाएगा, E2 अपॉन di1 अपॉन dt। m का ये निगेटिव साइन केवल क्या बताता है, डायरेक्शन। तो अगर हम चाहें तो इसका परिमाण ले सकते हैं, केवल परिमाण लेंगे, फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, E2 अपॉन di1 अपॉन dt। ये m का मैग्नीट्यूड आएगा। और यहां से भी हम m की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। यहां से हम m की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, आप देखिए, कैपिटल M की परिभाषा आप देखें बेटा, एक डेफिनेशन कैपिटल M की हमने यहां से बनाई थी, और कैपिटल M की एक डेफिनेशन हम यहां से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, थोड़ा गौर करें। यहां पर हमने मान लिया di1 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या आप बता सकते हैं कि di1 अपॉन dt क्या चीज है, हाँ बताओ। प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, बिल्कुल सही है, क्योंकि di1 अपॉन dt है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है। हम चाहें तो यहां नोट कर सकते हैं, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, ये di1 अपॉन dt का मतलब है। अब अगर di1 बटे dt हमने 1 मान लिया, तो बताइए m का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, E2। अब आपको डेफिनेशन कुछ समझ आ रही है, क्या परिभाषा बनेगी, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व परिमाण में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो या 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। कर लेंगे आप, बन जाएगी परिभाषा, तो नोट कर लीजिए। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व परिमाण में द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। ये डेफिनेशन आपकी एक और बनेगी m की। यहां से भी m का एक यूनिट बनाया जा सकता है, देखिए, तो हम यहां से भी m का एक मात्रक बनाते हैं। देखो, ये m का फॉर्मूला बेटा आप देख रहे होंगे, m के फॉर्मूले में ये E2 का मात्रक क्या होगा, विद्युत वाहक बल है, वोल्ट अपॉन di1 अपॉन dt का यूनिट एम्पियर पर सेकेंड। आप इसे जब सॉल्व करोगे तो वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर आ जाएगा। और आप ध्यान करिए, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर को ही तो हेनरी बोला गया था।
तो हम इसका यूनिट भी क्या रख सकते हैं, इसका यूनिट भी हम हेनरी रख सकते हैं। तो स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी और अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी ही होगा। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन, दो तरह से डेफिनेशन हमने बनाई और उनके यूनिट, उनके फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। देखें बेटा, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा उसमें हम लोग दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व को कैलकुलेट करेंगे कि अगर दो कॉइल्स एक दूसरे के अगल बगल रखी हुई हैं और उनमें से एक कॉइल की करंट में हम बड़ी जोर से चेंज करते हैं तो दूसरी कुंडली या दोनों कुंडलियों के बीच जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा उसकी वैल्यू कितनी हुआ करेगी। अभी हमने फॉर्मूले बनाए हैं लेकिन हम उसकी जो वैल्यू है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक के टर्म्स में बनाना चाहते हैं, जैसे फेरों की संख्या, एरिया के पदों में, ये वाला एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपको m का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको इससे जानकारी दे देता हूं। N2 phi2 अपॉन I1, ये फॉर्मूला मिला हमको देखो N2 तो दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है, N1 पहली कुंडली में फेरों की संख्या। देखो जितने हम 1 यूज करेंगे सब प्राइमरी कॉइल के लिए और जितने हम 2 यूज करेंगे सब सेकेंडरी कॉइल के लिए। N2 दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या है, I1 बताइए क्या होगी, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा। phi2 क्या होगा, द्वितीयक कुंडली के एक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। तो N2 और I1 ये तो बड़े सीधे हैं, इनको तो हमें कुछ करना नहीं है। phi2 हमें मालूम करना पड़ेगा, तो पहले आपको phi2 मालूम करना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, phi का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू ए। यहां पर अब ये क्या बता सकते हैं मुझे, B कौन बनाएगा, प्राइमरी कॉइल बनाएगी या दूसरी कॉइल बनाएगी, प्राइमरी कॉइल बनाएगी। क्यों, क्योंकि करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रही है। तो B कौन बनाएगा, प्राइमरी कॉइल। एरिया किसका लिया जाएगा, क्योंकि फ्लक्स ये बनाएगी लेकिन इसके phi2 क्या है, दूसरी कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो फ्लक्स तो दूसरी कुंडली का लेना है ना हमको, तो मैग्नेटिक फील्ड वो लेंगे जो प्राथमिक कुंडली बनाएगी, लेकिन एरिया तो इस कॉइल का लेना पड़ेगा ना हमको, A2। बात समझ में आई आपको, नहीं समझ आया भाई, मैग्नेटिक फील्ड किसी ने भी बनाया हो उसमें जो एरिया आप रखेंगे, एरिया तो उसी का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे। अब यहां बताइए मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, प्राइमरी कॉइल ने। हम किसमें विद्युत वाहक बल चेक कर रहे हैं, दूसरी में, तो एरिया किसका लेंगे हम, दूसरी का। तो बी लेंगे पहली कॉइल का, एरिया दूसरी कॉइल का। बी कैसे कैलकुलेट करेंगे बता सकते हैं आप मुझे, इसमें कितना बी बनेगा ये हम परिनालिका में कैलकुलेट करके आए हैं और उसका फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन इंटू आई। अब इनमें भी बताओ, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एन में N1 चाहिए कि N2 चाहिए आपको, N1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना कौन रहा है, ये वाली कॉइल, तो इसी की सारी क्वांटिटी यूज करेंगे हम और I की जगह पर I1। समझ आ रहा है कुछ आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम कहां से शुरुआत करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से शुरुआत करेंगे। तो यहां लिखेंगे प्राथमिक कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हम मैग्नेटिक फील्ड से शुरू करेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल ही बना रही है, उसी में करंट फ्लो हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, इसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट N1 इंटू I1।
ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा बताइए मुझे? प्राइमरी कॉइल। तो यहां पर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके यूज होंगे? एकांक लंबाई में फेरे किसके यूज होंगे? प्राइमरी कॉइल के। करंट फ्लो किसमें यूज होगी? प्राइमरी कॉइल की। ठीक है, तो ये बी बन गया। बी से क्या निकालना चाहते हैं? फाई निकलेगा। किससे बद्ध फाई निकालना है? द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। इसलिए द्वितीयक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और इसको हम कैसे लिखेंगे? फाई टू। द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। फाई टू के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बी तो हम ये वाला यूज करेंगे, लेकिन एरिया हमको द्वितीय कुंडली का यूज करना है भाई। तो एरिया हम द्वितीय कुंडली का यूज करेंगे। फाई टू इज इक्वल टू B1 की जगह तो ये नोट कर देंगे, म्यू नॉट N1 इंटू I1 इंटू A2। ये आ गया द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स के बाद सीधे हम M निकाल सकते हैं। इसलिए दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक M इज इक्वल टू, M के लिए फॉर्मूला क्या बनाया हमने? N2 फाई 2 अपॉन I1। तो M इज इक्वल टू N2 की जगह तो N2 हम लिखेंगे, फाई 2 की जगह पर क्या लिखा जाए? म्यू नॉट N1 I1 इंटू A2, म्यू नॉट N1 I1 इंटू A2 अपॉन I1। I1 से बेटा I1 कैंसिल। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का क्या फॉर्मूला बनेगा? म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट इंटू N1। थोड़ा सा एक चीज और देखें, यहां N1 और ये N2 का यूज हो रहा है। ये N1 क्या है? एकांक लंबाई में फेरे, और ये है टोटल फेरे। तो बेटा अगर हम दूसरी कुंडली की लेंथ स्मॉल l2 मान लें, तो फिर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? N2 की जगह पर, N2 की जगह पर लिख सकते हैं स्मॉल n2 इंटू L2। याद करिए कैपिटल N का फॉर्मूला स्मॉल n इंटू L। तो कैपिटल N2 की जगह म्यू नॉट लिख दिया हमने, इसके बाद N1 लिख देंगे हम, और इसके बाद ये N2 की जगह पर क्या लिख देंगे? N2 इंटू L। L2 दूसरी कुंडली की लंबाई, म्यू नॉट हो गया, ये हो गया, ये हो गया A2। ऐसे समझ आया कुछ आपको? इस तरह से तो ये वैल्यू बनी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की। ठीक है भाई, नहीं समझ आया? कुछ प्रॉब्लम है? म्यू नोट लिखा हमने, ये वाला N1 नोट कर दिया, N2 की जगह N इंटू L मीन्स N2 इंटू L2, और A2 की जगह पर A2 लिख दिया हमने। बस दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की ये वैल्यू है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, अगर दोनों कुंडलियों की लंबाइयां आप बराबर मान लें, कि दोनों कुंडलियों की लंबाई हमने कैसी मान ली? सेम। अगर ये कुंडली की लेंथ L है तो इस कुंडली की लेंथ भी कैसी है? तो उस वक्त आप यहां पर एक काम कर सकते हैं कि L2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? L आप लिख सकते हैं।
नहीं समझ में आया? तो ये आ गया दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। एक चीज और मैं आपको यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि बताना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। वैसे ये अन्योन्य प्रेरकत्व जो आया है, ये आया किस कुंडली में है? दूसरी में। ये बनाया किसने है? पहली वाली ने। तो हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? M21 म्यूचुअल इंडक्शन ऑन कॉइल नंबर 2 बाई कॉइल नंबर 1। 2 पर 1 के द्वारा बनाया हुआ म्यूचुअल इंडक्शन। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तक तो हम जो भाषा यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। तो अभी तक हम यूज करते थे दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। अब हम यूज करने लगे दूसरी का अन्योन्य प्रेरकत्व। पहली ने बनाया है। हम आपको एक चीज यहां दिखाना चाहते हैं, उसके बारे में इसलिए हमने ये यूज किया हुआ है। अब आप थोड़ा सा एक बात और बताएं मुझे। अगर ये करंट वाला और स्विच पूरा सिस्टम सेकेंडरी में लगाया जाए और गैल्वेनोमीटर प्राइमरी में लगाया जाए, तब जो अन्योन्य प्रेरकत्व आएगा वो कितना आएगा बता सकते हैं आप मुझे? उसको M12 लिखेंगे। फिर से क्या बदला हमने? सेल और स्विच सेकेंडरी कॉइल में, गैल्वेनोमीटर प्राइमरी कॉइल में। अब फ्लक्स बनाएगा कौन? सेकेंडरी कॉइल। और परिवर्तन किसमें होगा? प्राइमरी कॉइल में। क्या इसको देखकर इस समय मुझे इसका फॉर्मूला बता सकते हैं आप? म्यू नॉट N2 इंटू L इंटू A1। कुछ बात समझ आ रही है आपको? अब थोड़ा ध्यान से दोनों फॉर्मूलों को देखें बेटा। दोनों में ये म्यू नॉट सेम है। N1 N2 N1 N2 दोनों में सेम। L दोनों में सेम। बदला क्या केवल है? एरिया बदला हुआ है। ठीक है, तो एरिया हम किसका लेंगे? क्या हम प्राइमरी कॉइल का एरिया लेंगे या हम सेकेंडरी कॉइल का एरिया लेंगे? तो हमारा आंसर है कि हम दोनों में से किसी एक कॉइल का एरिया ले सकते हैं और उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ये सबको पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब फॉर्मूले में A2 आ रहा है तो किसी एक का कैसे ले सकते हो? फॉर्मूले में A1 आ रहा है तो किसी एक का कैसे ले सकते हो आप? फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या बताया अभी आपको। M के फॉर्मूले में एक में A1 आ रहा है, एक में A2 आ रहा है। तो हमको एरिया किसका लेना है फिर? प्राइमरी कॉइल का लेना है कि सेकेंडरी कॉइल का लेना है? अब आप यही कहोगे कि अगर प्राइमरी से बदलने वाला चुंबकीय फ्लक्स हो तो प्राइमरी का एरिया लेना, अगर द्वितीयक से बदलने वाला चुंबकीय फ्लक्स हो तो द्वितीयक का एरिया लेना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। सुन लीजिए मेरी बात कि यहां पर ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? आंसर है दोनों कॉइल्स में किसी एक कॉइल का एरिया आप ले सकते हो। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहली का ही लेना है कि दूसरी का ही लेना है। किसी एक कॉइल का एरिया ले सकते हो। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो सुनिए ध्यान से कि ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। सभी लोग गौर से इस पॉइंट को समझेंगे। जैसे हमने ये एक कॉइल बनाई है और ये हमारी प्राइमरी कॉइल और हमारी सेकेंडरी कॉइल ऐसे बनी हुई है, या वो प्राइमरी और ये सेकेंडरी है, जैसा भी आप मान लो। इसका एरिया हम मान लेते हैं AS और इसका एरिया हम मान लेते हैं टोटल। टोटल इसका जो एरिया होगा उसको हम मान लेते हैं AL। AL का है की वजह से और AS देखो, एरिया ऑफ स्मॉल कॉइल, एरिया ऑफ लार्ज कॉइल। समझ आ गया? अब अगर हमने इसमें करंट वाला पूरा सिस्टम लगाया, फ्लक्स परिवर्तन किया, तो इसका जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स कैसा बनेगा? ऐसा।
ये भी आप सोच सकते हो कि क्या सीधा ही सीधा बनेगा, अभी तक तो टेढ़ा किया जाता था। तो हमने मान लिया कि बहुत पास पास रखे हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, एक्चुअली जब भी ऐसे दो कॉइल लगाई जाती हैं तो वो एक के ऊपर एक लगाई जाती हैं। आपको समझ में आए इसलिए अगल बगल बनाया जाता है इनको, अदरवाइज एक कॉइल पहले लपेटी गई, उसी के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट दी गई, ऐसा एक्चुअली होता है। लेकिन आपको समझ में आए इसलिए अगल बगल रखा जाता है। तो हमने मान लिया कि ये कॉइल बहुत पास में रखी है, इतने पास में कि फील्ड लाइंस जब तक मुड़ती तब तक ये दूसरी वाली कॉइल उसके अंदर आ गई। तो दूसरी वाली कॉइल में जो फील्ड लाइंस पहुंची वो मुड़ नहीं पाई, उसके आगे जाके मुड़ेंगी वो, ये मान लिया हमने। अब आप ध्यान से देखें, ये एरिया कितना है, AS, एरिया स्मॉल, और ये एरिया कितना है बेटा, एरिया लार्ज। अब आप मुझे बता सकते हैं दोनों कॉइल्स में गौर से देखिए कितने एरिया से फील्ड लाइंस पास होती हैं, ए स्मॉल से पास होती हैं कि ए लार्ज से पास होती हैं। यहां पर कोई फील्ड लाइन है क्या, यहां पर कोई फील्ड लाइन है क्या, तो कितना एरिया दोनों कॉइल्स का, कितना एरिया ऐसा है जिसमें से फील्ड लाइंस पास होती हैं, ए स्मॉल के बराबर। ए लार्ज तो नहीं है ना, समझ आ रहे हैं आपको, ठीक। अब दूसरा देखें तो इफेक्टिव एरिया कितना लेना चाहिए हमको, ए लार्ज की ए स्मॉल, इफेक्टिव एरिया ए स्मॉल। अब दूसरी कंडीशन देखिए, ये वाली कॉइल का एरिया है ए लार्ज, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में हमने एक दूसरी कॉइल लगा दी, इसका ये एरिया है ए स्मॉल। इस बार हमने सेल और स्विच सब इसमें लगाया, ए लार्ज में लगाया और फिर से करंट में चेंज किया। अब ये कितना फ्लक्स बनाएगी, इसका फ्लक्स बनेगा ऐसा, ऐसा फ्लक्स बनेगा इसका। अब फिर से देखिए और प्लीज मुझे बताइए कि इस बार दोनों कॉइल्स का कितना एरिया ऐसा है जिसमें दोनों कॉइल्स में फ्लक्स लिंक है। क्या पूरे ए लार्ज एरिया में फ्लक्स लिंक है? ये वाला जो फ्लक्स जा रहा है क्या वो इस कॉइल को इफेक्ट कर रहा है? ये वाला जो फ्लक्स जा रहा है वो करता है इफेक्ट, ये वाला इसको इफेक्ट नहीं करता। इस कॉइल को इफेक्ट करने वाला एरिया केवल कितना होगा, ए स्मॉल के बराबर। कुछ समझ आई बात आपको? तो हमने दोनों तरह से आपको बना के दिखाया और अब आप मुझे बता सकते हैं चाहे किसी मेथड को आप चेक कर लो, इफेक्टिव एरिया कौन सा है जो दोनों कॉइल्स को आपस में लिंक करता है। ए स्मॉल ही है दोनों हालात में। देखिए यहां का इफेक्टिव एरिया कितना है, ए स्मॉल। ये आप किसी को समझ नहीं आ पाया अभी? आया भाई, ये अपना फ्लक्स बना तो इतनी दूर से रही है, लेकिन क्या ये वाला फ्लक्स इस कॉइल से लिंक है? नहीं है। और हम पढ़ कौन सा रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। हमको ऐसा फ्लक्स लेना है जो दोनों कॉइल से लिंक हो। तो कितने एरिया का फ्लक्स दोनों कॉइल से लिंक है? क्या ए स्मॉल एरिया का फ्लक्स या ए लार्ज एरिया का फ्लक्स, दोनों कॉइल से किसका फ्लक्स लिंक है? ए स्मॉल एरिया वाला फ्लक्स लिंक है। और इसमें कौन सा फ्लक्स लिंक था? ए स्मॉल वाला फ्लक्स लिंक था। समझ आ रहा है? तो दोनों बार इफेक्टिव एरिया कौन सा है? ए स्मॉल। इसलिए हम क्या करते हैं कि एरिया की जगह ना तो हम दूसरी कॉइल का एरिया लेते हैं ना हम पहली कॉइल का एरिया लेते हैं, हम किसका एरिया लेते हैं? जो कॉइल दोनों में से क्या होगी, छोटी होगी कि बड़ी होगी? जो कॉइल दोनों में से छोटी होगी
उसका एरिया हम लेंगे, तो यहां पर भी ए स्मॉल और यहां पर भी एरिया स्मॉल। अब आप मुझे बताएं इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? इन दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस है? म्यू नॉट n1 n2 l as कोई फर्क है? अगर कोई फर्क नहीं है तो फिर M21 और M12 लिखने का क्या फायदा है? जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो M12 और M21 लिखने का कोई बेनिफिट नहीं। तो आप सीधे सीधे फिर क्या लिख सकते हो उस सिचुएशन पे? सीधे M लिख दो और फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट n1 इंटू n2 इंटू लेंथ इंटू एरिया। कौन सा? एरिया ऑफ स्मॉल कॉइल, छोटी वाली कॉइल का एरिया। अब आप बेटा मुझे बताएं ये वाले पॉइंट मैंने जो बताए समझ में आए या ऐसे ही यहां कर देते हैं? आप आ गए ना समझ में? तो इसीलिए ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों कुंडलियों के लिए अलग अलग इसका मान नहीं होता, इसलिए हम कभी भी अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए ये नहीं कहते कि दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व या पहली कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व। हम क्या बोलते हैं? दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व, क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन दोनों, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल है, पारस्परिक है, किसी एक के लिए नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल दो पिंडों में से किस पर लगता है? इस पर भी लगता है, इस पर भी लगता है। कूलॉम बल दो चार्जेस में से किस पर लगता है? दोनों में लगता है। तो ये सब पारस्परिक बल होते हैं, म्यूचुअल फोर्सेस है। सिमिलरली ये इंडक्शन भी कौन सा इंडक्शन है? म्यूचुअल इंडक्शन। ये किसी एक कॉइल का नहीं होता, दोनों कुंडलियों के बीच का होता है। समझ आया? और हर बार एरिया आप कौन सा लेंगे? आप जिस कॉइल का एरिया छोटा होगा वो वाला एरिया लेना है हमको। समझ आ गया? अच्छा, अगर इतनी चीज समझ आ गई है तो एक छोटी सी चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देख लीजिए जरा। म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूले में क्या आ रहा है? म्यू नॉट तो मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है, n1 n2 ये सब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। आप इनको कब बदल सकते हो? जब आपने बनाया होगा तब आप फेरे ज्यादा लगा सकते हो। पास पास लगा दोगे तो स्मॉल एन ज्यादा हो जाएगा, दूर दूर लगा दोगे तो स्मॉल एन कम हो जाएगा। लेंथ कम बनाओगे कि ज्यादा बनाओगे ये कब डिसाइड होगा? जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, आप कॉइल का निर्माण कर रहे होंगे, उस समय। एरिया बड़ा बनाना है कि छोटा बनाना है ये कब डिसाइड होगा? जब आप बना रहे होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो कुंडलियों के बीच जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये भी किसका फीचर होना चाहिए? उसकी ज्योमेट्री का। तो ये भी कैसा होता है? नियत। और ये भी किस पर डिपेंड करता है? कुंडलियों की ज्यामिति पर निर्भर करता है ये, और किसी चीज पर। करंट कम है कि ज्यादा है ये सब पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? तो हम यहां पर क्या नोट कर सकते हैं? दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कुंडलियों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। या बड़ी सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, m का मान दोनों कुंडलियों की ज्यामिति मतलब रचना पर निर्भर करता है। तो आप इसको एक ही बार बदल सकते हो, और वो है जब आप उसका निर्माण कर रहे हो। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में कुछ बातें हैं। हालांकि इसमें कुछ बातें बेटा अभी और भी हमको करनी है, लेकिन अब उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है? थैंक यू।